हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट बंसरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूं एक बेहतरीन तमिल लैंग्वेज की हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है शब्दम। ये मूवी अभी रिसेंटली ही February 25 में रिलीज हुई है। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही बेहतरीन है, आपको देखने में बहुत मजा आएगा। और रिसेंटली मैंने बहुत ही बेहतरीन सीरीज को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है मंडाला मर्डर्स। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ मैंने निकिता रॉय नाम की एक बहुत ही अच्छी थ्रिलर मूवी को भी एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखी है तो आप वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको वहीं पर मिल जाएगा, जाकर प्लीज चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। कहानी की शुरुआत केरला मुन्नार में होती है, जहां पर हम होली एंजल्स नाम की एक मेडिकल यूनिवर्सिटी को देखते हैं। यहाँ कॉलेज की छत पर हम फोर्थ ईयर स्टूडेंट श्वेता को देखते हैं, जो कि कॉलेज की छत पर काफी ज्यादा परेशान और डरी हुई खड़ी थी। और उसको हमेशा चमगादड़ों यानी कि बैट्स की आवाज आ रही होती है, जिनको सुनकर वो बिल्डिंग के नीचे कूदकर खुद को खत्म कर लेती है। यानी सोचकर देखिए ये आवाज उसके लिए कितनी खतरनाक होगी। अब ये सब अवंतिका नाम की एक डॉक्टर, जो कि इसी कॉलेज के अंदर पढ़ाया करती थी, उसने ये सब चीजें अपने सपने के अंदर देखी थी। लेकिन जब वो बच्चों के शोर की वजह से उठ जाती है तो उसको पता लगता है कि श्वेता ने सच में छत से कूदकर अपनी जान दे दी है। यानी जो सपना उसे आया था वो रियलिटी में बदल चुका है, जिसको जानकर वो काफी ज्यादा हैरान रह गई थी। और अब तक तब जाकर हमें और एक बात पता चलती है कि कॉलेज के बाथरूम के अंदर भी रिसेंटली मुकेश नाम के एक स्टूडेंट ने खुद को खत्म कर दिया था, जिस वजह से कॉलेज के डीन और स्टाफ काफी ज्यादा परेशान थे। लोगों ने इन सब चीजों को पैरानॉर्मल घटनाओं से जोड़ना शुरू कर दिया। और मुझे ऐसा फील होता है कि आगे चलकर इस कॉलेज की इमेज काफी खराब होने वाली है। इससे इन सब से डीन सबको इन चीजों का सोल्यूशन पूछते हैं। वैसे तो सभी अलग अलग चीजें बता रहे थे, लेकिन अभी सबसे बढ़िया चीज ये थी कि लोग एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट को बुलाकर कॉलेज की जांच करवा ले, जिससे ये साबित हो जाएगा कि ये सारी चीजें नॉर्मल है और कॉलेज की इमेज भी खराब नहीं होगी। अब अगर बात पैरानॉर्मल एक्सपर्ट की हो ही रही है तो यहाँ से सीन सीधा मुंबई में रुबेन पर आता है, जो कि एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट था। और वो अभी दिया नाम की एक बच्ची के घर पर उसके भूत से बात करने के लिए आया हुआ था। अब दिया की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद से ही उसके घर में पैरानॉर्मल गतिविधियां होना चालू हो गया था। अब रूबिन जब अपने यंत्रों की मदद से दिया की स्पिरिट से बात करने की कोशिश करता है, तो शुरुआत में तो उसकी तरफ से काफी गुस्से वाला रिस्पॉन्स आता है। पर बाद में दिया उससे बात करते हुए बताती है कि उसके माता पिता ने उसके जाने के बाद उसकी फेवरेट डॉल को घर से निकाल दिया था, मतलब कि घर से फेंक दिया था। तो उसको ऐसा लगने लगता है कि उसके घर वाले उससे प्यार नहीं करते। इसलिए रूबेन तब उसके पिता से उस डॉल के बारे में पूछकर उस डॉल को वापस लेकर आता है और उसके घर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है। और रूबेन वही व्यक्ति है जिसको होली एंजल्स वालों ने बुलाया था, इसलिए रूबेन भी अब सीधा उस कॉलेज की तरफ जाने लगता है। अब वहां पहुंचकर जब वो डीन से बात करता है तो डीन की बातों से हम जान पाते हैं कि वो बस रूबीन को सच्चाई पता करने के लिए 10 दिन का वक्त देने वाला था, क्योंकि डीन अपनी तरफ से ये मान चुका था कि ये पैरानॉर्मल गतिविधियां की वजह से नहीं है, बल्कि बच्चों पर स्टडी या फिर किसी और चीज का एक्सेसिव प्रेशर होने की वजह से ये सब हो रहा है। और वो जल्द से जल्द रूबीन से क्लीन चिट लेकर कॉलेज की इमेज बचाने के लिए उसको न्यूज़पेपर में छपवाने वाला था। अब रूबेन तब डीन से कहता है कि वो सब कुछ उस पर छोड़ दे, क्योंकि वो वही चीज बताएगा जो कि रियल थी। खैर, अब कॉलेज से निकलते ही समय डीन किसी से बात कर रहा होता है कि उसने यहाँ के मैटर को संभालने के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाया है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम इसी कॉलेज के अंदर काम करने वाले व्यक्ति आरोग्यम को देखते हैं, जो कि रूबेन का पास में ही कहीं पे रहने का इंतजाम कर देता है। और कुछ दिनों के लिए वो रूबेन का असिस्टेंट बनकर उसकी हेल्प भी करने वाला था। अब रूबेन तब उसके साथ उस जगह पर जाता है जहाँ पर श्वेता ने खुद को खत्म किया था। और बाद में वो किसी क्लास में उसके क्लासमेट से भी बात करने चला जाता है, जहाँ उसको पता चलता है कि वो काफी ज्यादा हंसी मजाक करने वाली लड़की थी और सबसे बात भी करती थी। लेकिन उसकी मौत से एक हफ्ते पहले वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लगी थी। वो तेज आवाज से डर जाती थी और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करती थी, और इवन उसने कैंटीन में आना भी बंद कर दिया था। अब रूबेन तब श्वेता के डेस्क को चेक करता है, तो वहां पर उसको एक अजीब सा सिंबल मिलता है, मतलब एक अजीब सा निशान मिलता है।
श्वेता ने ही पेन से डेस्क के ऊपर वो निशान बनाया हुआ था। अब वहां से रूबिन जाकर सीधा अवंतिका से मिलता है, जिसने 2 दिन न्यूरोबायोलॉजी की क्लास नहीं ली थी। पर रूबिन को पता चलता है कि अवंतिका ही वो टीचर थी जिसका लेक्चर आखिरी बार श्वेता ने अटेंड किया था, और क्लास खत्म होने के 30 मिनट के अंदर ही उसने अपने आप को खत्म कर लिया। अब अवंतिका रूबेन से सही से बात नहीं करती, क्योंकि उसको भूत वगैरह पर बिल्कुल यकीन नहीं था, और उसने बस कुछ थीसिस लिखने के लिए अपनी क्लास को अटेंड नहीं किया था। अब अवंतिका वहां से चली जाती है और रूबेन तब पुलिस स्टेशन जाता है, ताकि वो वहां से इस केस के बारे में पता करके मॉर्ग रूम में जाकर उन दोनों की बॉडी को देख सके, मतलब कि श्वेता और मुकेश की बॉडीज को। अब पुलिस स्टेशन के अंदर जो ऑफिसर होता है वो रूबेन का मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, तो रूबेन सामने से ही उल्टा उसका ही मजाक उड़ा देता है, और उसके बाद वो फाइल लेकर उनको रीड करने लगता है। तब उसको ये पता चलता है कि श्वेता और मुकेश दोनों के केस में ये चीज कॉमन थी, यानी कि मरने के बाद दोनों के कान से खून आया था। श्वेता के केस में तो हम समझ सकते हैं कि वो काफी ऊपर से नीचे गिरी थी, तो जमीन से टकराने की वजह से उसके कानों से खून आया होगा। लेकिन मुकेश के केस में ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका उसका जवाब किसी के पास नहीं था। और आप यहाँ ये भी सोच रहे होंगे कि एक नॉर्मल से पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को पुलिस स्टेशन में जाकर ये सब एक्सेस करने की परमिशन कैसे हो सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, वो एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के द्वारा बुलाया गया है, और उसके डीन जो है उनका इन्फ्लुएंस भी इसमें हो सकता है। खैर, तब तक मुकेश और श्वेता की बॉडी को मॉर्ग रूम के अंदर ही रखा गया था, इसलिए रूबेन आरोग्यम के साथ वहां जाता है, जहां पर सबसे शॉकिंग चीज उसको पता चलती है कि मुकेश की बॉडी को पहले ही फ्रीजर से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि फ्रीजर का इतना कम तापमान और केमिकल्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी उसकी बॉडी काफी ज्यादा जल्दी से डिकम्पोज हो रही थी, जो कि नेचुरल ऑर्डर से बहुत ही अलग है। और यही सेम सवाल हमें श्वेता की बॉडी के साथ भी था। दोनों की बॉडी की पोजीशन भी अपने हिसाब से चेंज होती रहती थी, और डॉक्टर को भी इस चीज के बारे में उनके पास भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था। और तभी अचानक से रूबेन मुकेश के हाथ पर उसी सिंबल को नोटिस करता है, जैसे कि श्वेता के डेस्क पर बना हुआ था। इसका मतलब सच में इस केस के अंदर कोई ना कोई पैरानॉर्मल कनेक्शन जरूर है, और इसका इस सिंबल से कुछ ना कुछ लेना जरूर था। खैर, उनके वहां से जाते ही मुकेश के हाथों को एक बार फिर से अकड़ता हुआ देखते हैं, जो कि सच में काफी डिस्टर्बिंग था। खैर, वही अवंतिका जब नहा रही होती है, तो उसको भी कहीं से एक चमगादड़ों की, मतलब कि बैट्स की आवाज आने लगती है। दूसरी तरफ रूबिन आरोग्यम के साथ अपने यंत्रों को लेकर पूरे कॉलेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स ढूंढने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसको पूरे कॉलेज में ढूंढने के बावजूद वो कहीं पे मिल ही नहीं रही थी। अब रूबिन की एक आदत होती है कि जब जब वो कॉलेज के चर्च की बेल्स की आवाज सुनता है, तब वो क्रिश्चियंस की तरह साइन ऑफ क्रॉस का जेस्चर्स बनाया करता था। खैर, तब हर तरफ कैमरा लगाने के बाद रूबेन गर्ल्स हॉस्टल में जाने का फैसला करता है। उसने आरोग्यम को कैमरे के ऊपर नजर रखने के लिए भी बोला था। खैर, अब श्वेता के रूम में जाने पर रूबेन को वहां से ईयर ड्रॉप्स मिलते हैं, जिनका उपयोग हम जब कान में दर्द होता है तब करते हैं। वहां आरोग्यम को अचानक से ही कैमरे के अंदर एक भूतिया फिगर दिखाई देती है, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। पर जैसे ही वो भूतिया फिगर रूबेन के सामने आती है, तो रूबेन तुरंत ही उसको एक चाटा मार देता है। और वो असल में कॉलेज की एक लड़की थी, और उसके फ्रेंड्स थे, जिनको अवंतिका ने ही रूबेन को डराने के लिए भेजा था। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अवंतिका भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करती, तो उसको ऐसा लगता था कि रूबेन यहाँ पर एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो बिल्कुल भी नहीं डरा था उस टाइम पे। इसीलिए तभी रूबेन अब अवंतिका के पास जाकर उसको डिस्टर्ब ना करने के लिए कहता है। अब उस समय अचानक से रूबेन को अवंतिका के रूम से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का सिग्नल मिल रहा था, पर क्योंकि ये सब अवंतिका के फोन की वजह से भी हो सकता था, इसलिए रूबेन अवंतिका को फोन ऑफ करने के लिए कहता है। लेकिन अवंतिका इसके लिए साफ इनकार कर देती है, इसीलिए रूबेन अब तभी उसके साथ बहस ना करके उस सिग्नल्स को इग्नोर कर कर वहां से चला जाता है। दूसरी ओर रात में अवंतिका के सोते समय हम उसके हाथों की उंगलियों को भी अचानक से हिलता देखते हैं, जिसको देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई उसके हाथ को पकड़ रहा हो, और वहां पर हमें दिखाई कोई नहीं दे रहा होता। वहीं श्वेता के फोन का डेटा मंगवाने पर रूबेन को उसके अंदर एक फोटो मिलती है, जिसके अंदर श्वेता, मुकेश और दीपिका नाम की एक लड़की थी। उन्होंने एक फिल्टर के साथ फोटो को खींचा था, लेकिन उन तीनों के अलावा वहां पर कोई
और भी था जिसके ऊपर वो फिल्टर लग रहा था। यानी कि फोटो में थे सिर्फ 3 लोग, लेकिन फिल्टर किसी और को भी वहां पर डिटेक्ट कर रहा था। और वहां पे कोई तीसरा चौथा इंसान भी मौजूद था, मतलब कोई एंटिटी मौजूद थी। खैर, अब क्योंकि अगला नंबर दीपिका का हो सकता था, इसलिए रूबेन दीपिका के बारे में पता करने के लिए अवंतिका के पास जाता है, जो कि दीपिका को कॉल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसका नंबर बंद था। दीपिका भी राकेश यानी कि अपने बॉयफ्रेंड के फ्लैट पर हो सकती थी, इसलिए अवंतिका दीपिका की फ्रेंड रीमा से राकेश का नंबर लेकर उसको कॉल करती है, लेकिन उसका भी नंबर नहीं लग रहा होता। अब उस समय अचानक से रूबेन नोटिस करता है कि बात करते समय अवंतिका भी अपने डेस्क के ऊपर कुछ ड्रॉ कर रही थी। खैर, अब अभी राकेश का पता लेकर रूबिन उसके फ्लैट पर जाता है, लेकिन राकेश और दीपिका तो सुबह से ही बाहर चले गए थे। खैर, अब राकेश के फ्लैट की तलाशी लेने पर रूबिन को वहां पर सेम ईयर ड्रॉप मिलती है, जिसको लेकर वो डॉक्टर के पास जाता है। ये वही डॉक्टर था जिसने रिसेंटली ही दीपिका का इलाज किया था। डॉक्टर के हिसाब से दीपिका का केस कुछ ज्यादा ही अजीब था, और वो अचानक से बेकाबू सी हो जाया करती थी। उसको ऐसा लगता था जैसे हजारों चमगादड़ उसके कानों में बोल रहे हो। अब दीपिका को ढूंढना सच में काफी ज्यादा जरूरी हो गया था, इसीलिए रूबेन डीन से दीपिका का मिसिंग केस फाइल करने के लिए कहता है, लेकिन डीन इस पर मना कर देता है क्योंकि ये बात न्यूज़पेपर में आ सकती थी। फिर सभी लोग इस चीज को पैरानॉर्मल चीजों से जोड़ देते। अभी डीन कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। खैर, तब रात में जब रूबेन बेड्स के ऊपर रिसर्च कर रहा था, यानी कि चमगादड़ों के ऊपर, तब उसको पास में अवंतिका का कॉल आता है, जो कि उसे दीपिका के बारे में पूछ रही थी। लेकिन रूबेन को समझ में नहीं आता कि अवंतिका को सबकी चिंता कैसे होने लगी। तब जाकर उसे पता चलता है कि अवंतिका खुद को जितना एरोगेंट दिखा रही है वो वैसे है नहीं। उसने रूबेन की मदद करने की पूरी कोशिश करी थी। इवन उस दिन जब रूबेन ने उसे फोन ऑफ करने के लिए बोला था, तो बेशक उसने उसके मुंह पर मना जरूर किया था, लेकिन तुरंत ही बाद में उसने अपना फोन ऑफ कर दिया था। ये बात सुनकर तो रूबेन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से उसका फोन तब चालू था, इसीलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उसको दिख रहे थे, लेकिन उसका फोन तो बंद था। तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थे किस चीज के? इसीलिए अगले दिन वो अवंतिका को मिलने के लिए बुलाता है, और वो भी इस पर मान जाती है, क्योंकि कल उसके थीसिस का प्रेजेंटेशन था, जिसके बाद वो उससे मिलने वाली थी। खैर, अब रात में राकेश जब दीपिका को कॉलेज के बाहर ड्रॉप करता है, तो वहां के गार्ड तुरंत ही रूबेन को इस बारे में कॉल करके बता देते हैं, क्योंकि ऐसा रूबेन ने उनको करने के लिए बोला था। अब तभी तुरंत ही हॉस्टल की तरफ निकल चुका था। वही दीपिका को भी अभी भी चमगादड़ों की आवाज परेशान कर रही थी, और उसके साथ हाथ पर भी वही सेम सिंबल बन गया था जो मुकेश के हाथ पर था। इसी के साथ अचानक से अवंतिका को ऐसा सपना आता है जैसे कोई खुद को खत्म कर रहा हो, जिसको देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। वही रूबेन जब हॉस्टल के पास पहुंचता है, तो उसको एक पेड़ पर दीपिका खत्म हुई मिलती है, यानी कि वो वहां पर लटकी हुई थी, जिसको देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम एक मैक्सिकन शेमन को देखते हैं, जो कि जिसको किसी का कॉल आता है, और उसको उसकी ज्यादा कन्वर्सेशन तो हम उस टाइम पे नहीं सुन पाते, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि कुछ तो जादू टोना यहाँ पर चल रहा था। अब यूनिवर्सिटी के अंदर सभी सभी लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि एक और इंसान की मौत हो चुकी थी। अभी जैसे ही रूबिन दीपिका के हाथ पर उस मार्क को नोटिस करता है, तभी उसे वो बहुत ही ज्यादा भौचक्का रह जाता है। तभी उसको याद आता है कि बेल्स की आवाज आई, उसका ध्यान यूनिवर्सिटी के पास बनी एक और बिल्डिंग पर जाता है। आरोग्यम से बात करने पर उसको पता चलता है कि बिल्डिंग असल में यूनिवर्सिटी की दूसरी लाइब्रेरी है, लेकिन अजीब सी बात ये थी कि रूबिन वहां पर अभी तक एक बार भी नहीं गया था, इसलिए वो वहां पर चला जाता है, जहां पर धूप धूप की वजह से वो सिंबल भी बन रहा था, जिसको मरने मरने वालों के हाथ ऊपर, यानी कि डेस्क के ऊपर मुकेश के हाथ पर भी देखा गया था। इवन दीपिका, मुकेश और श्वेता की जो फोटो रूबेन ने देखी थी, जिसमें कोई इनविजिबल एंटिटी उनके साथ थी, वो भी यहीं की थी। वो तीनों यहाँ पर नशा करने के लिए आया करते थे, और वहां का वार्डन जो था वो पैसे लेकर सीनियर्स को ये सब करने की परमिशन दे दिया करता था। और अवंतिका भी यहाँ पर रोज आकर पढ़ाई किया करती थी, जिसको सुनकर रूबिन को याद आता है कि राकेश को कॉल करते समय अवंतिका ने असल में इसी सिंबल को बनाया था, जिसको उसने अभी लाइब्रेरी के अंदर देखा। और फोन ऑफ करने के बाद भी अवंतिका के रूम से रूबिन को सिग्नल मिल रहे थे, जिसका मतलब साफ साफ था कि अवंतिका के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अवंतिका
जब रूबेन से मिलने के लिए आती है तो रूबेन उसको रात में पुरानी लाइब्रेरी में मिलने के लिए बुलाता है। इस पर वो मना कर देती है, लेकिन रूबेन उसको समझाने की कोशिश करता है कि असल में अवंतिका अकेली नहीं है, उसके साथ कोई तो मौजूद है जो आगे चल के उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। साथ ही साथ अवंतिका के हाथ पर किसी किसी के जोर से पकड़ने के निशान भी थे, और रूबेन समझ चुका था कि कुछ तो है जो अवंतिका छुपाने की कोशिश कर रही है। पर अवंतिका उसकी बातों को नहीं सुनती और वहां से चली जाती है। खैर, अब रात में रूबिन काफी सारे ईएमएफ मीटर्स को लाइब्रेरी के अंदर रख देता है, वहां पर कुछ टेस्ट करना चालू करता है। उसके साथ कुछ स्टूडेंट और आरोग्यम भी मौजूद था। लेकिन इतने टाइम में वहां पर अवंतिका भी आ जाती है, जो कि सच में इस केस को सुलझाने के लिए रूबेन की हेल्प करना चाहती थी। खैर, रूबेन अभी उसके हाथ को चेयर पर बांधकर उसके ब्रेन के ऊपर कुछ यंत्रों को अटैच करता है और एक पेंडुलम पर उसका फोकस करने के लिए कहता है। खुद उसको फोकस करने के लिए कहकर खुद उसके माइंड की रीडिंग्स लेने लगता है। शुरुआत में तो अवंतिका खुद इसे फ्रस्ट्रेट होकर सब कुछ खोलने लगती है, लेकिन जब रूबिन उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है तो उसके ईएमएफ मीटर के ऊपर कुछ सिग्नल्स मिलते हैं, जिनको देखकर काफी ज्यादा सब हैरान हो गए थे। मतलब कि फाइनली जो भी स्पिरिट थी वो रिस्पॉन्स देना चालू कर रही थी। तब रूबेन को उसे बात करते हुए काफी ज्यादा अजीब सी आवाजें आती हैं, और उसको पता चलता है कि इस जगह पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरी 42 आत्माएं हैं। जी दोस्तों, इस जगह पर पूरी 42 आत्माएं हैं। जी हाँ, जिनको जानकर तो सबके होश उड़ जाते हैं। उनमें से एक आत्मा अभी रूबीन को कैमरे के अंदर अवंतिका के पास दिखाई दे रही थी, जिससे कि वो अवंतिका को हार्म ना करने के लिए कहता है। लेकिन अवंतिका इतनी ज्यादा पैनिक कर रही थी कि स्पिरिट को गलतफहमी हो जाती है, और वो अवंतिका के ऊपर हमला कर देती है और उसको काफी बार बार चेयर समेत उठाकर पटकने के बाद खींचते हुए साइड में ले जाती है। अवंतिका की हालत इन सब से इतनी खराब हो गई थी कि उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। इवन बाकी लोग जो वहां पर मौजूद थे, उनकी भी हालत खराब हो गई थी, लेकिन इसके पीछे भी स्पिरिट का ना कोई मकसद जरूर हो सकता था। लेकिन डीन तो बस यही बोलकर पल्ला झाड़ने की कोशिश करता है कि दिक्कत लाइब्रेरी के अंदर नहीं है, बल्कि अवंतिका के अंदर है, और इसलिए उसने अवंतिका को यूनिवर्सिटी से जाने के लिए भी कह दिया था, ताकि यूनिवर्सिटी की इमेज लोगों के सामने खराब ना हो। अब रूबेन डिन को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बातों को बिल्कुल भी समझना नहीं चाहता था, और वो उससे भी वहां से जाने के लिए कहता है। अब रूबेन तब वापस एक गेस्ट हाउस में जाकर लाइब्रेरी के अंदर रिकॉर्ड की गई जो ऑडियोज थी उसको सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था। पर जब उसको कुछ भी समझ में नहीं आता तो वो फ्रस्ट्रेशन में आकर आप अपना कंप्यूटर ही तोड़ देता है। तभी उसको फिर से चर्च की बेल सुनाई देती है, और उस चर्च के बारे में जब रूबेन आरोग्य उनसे पूछता है तो उसको पता चलता है कि असल में वहां पर कोई चर्च है ही नहीं। इवन चर्च बेल की आवाज सिर्फ रूबेन को ही आती थी, जिससे रूबेन को समझ आता है कि जिस दिन से वो यहाँ पर आया है उस दिन से वो स्पिरिट्स उसको कुछ बताने की कोशिश कर रही है। और इसलिए मैंने आपको ये पहले भी बोला था कि ये चर्च के बेल की आवाज वाली बात को आप याद रखना। तो आपको समझ आ गया होगा कि बेल की आवाज खाली उसको ही आती है, जो कि असल में स्पिरिट्स का ही एक संकेत था। इसलिए रूबेन जब जल्दी से लाइब्रेरी के अंदर जाने लगता है, पर तभी उसको उसके एक साथी दीपक का कॉल आता है, जिसको भी रूबेन ने अब तक का सारा डेटा भेज दिया था। तब दीपक उसको बताता है कि बेशक ये बिल्डिंग अभी लाइब्रेरी है, लेकिन पहले के समय पर पक्का वो एक चर्च हुआ करती थी, क्योंकि उसकी बनावट बिल्कुल एक चर्च जैसी ही है। वहां जाने पर अब रूबेन वहां पर एक रखे हुए पियानो को टच करता है, तो तब उसको एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देती है, जो कि जमीन पर एक अजीब सी आकृति यानी कि एक पैटर्न बना रही थी। तब दीपक उसको सजेस्ट करता है कि अगर वो इस फ्रीक्वेंसी के बारे में पता कर ले तो शायद से ये स्पिरिट्स को कांटेक्ट कर पाएंगे। अब रूबेन जो होता है वो ऐसा ही करने लगता है, और तभी वो चलादनी प्लेट एक्सपेरिमेंट से अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर बनने वाले पैटर्न की फ्रीक्वेंसी को नोट करने लगता है। तो देखो, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर होता ये है कि बहुत सी पतली सी मेटल की लेयर्स होती है, जिस पर वो किसी रेत या फिर सॉल्ट को रखा जाता है, और जब ये मेटल वाइब्रेट करता है तो उसके ऊपर काफी सारे अलग अलग पैटर्न्स बनते हैं, जिसको यहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए कहा गया था।
अब तब अभी रूबेन को 444 फ्रीक्वेंसी पर बनने वाला एक पैटर्न मिलता है, मतलब कि वो 444 फ्रीक्वेंसी पर उस स्पिरिट से कांटेक्ट कर सकते थे। जब रूबेन इस फ्रीक्वेंसी के बारे में सर्च करता है तो उसको पता चलता है कि इसको गॉड फ्रीक्वेंसी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्मनी भी कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल साउंड थेरेपी में और बहुत सारी जगहों पर भी होता है। अब तभी दीपक रूबेन से कहता है कि वो फ्रीक्वेंसी की नोट्स बनाए जो कि किसी म्यूजिक की तरह होने चाहिए थे, और रूबेन को म्यूजिक का भी काफी नॉलेज था, लेकिन वो म्यूजिक से पिछले काफी सालों से बहुत दूर रहा करता था। दीपक उसको पुरानी बातों को ना सोचकर काम पर फोकस करने के लिए कहता है, क्योंकि पास्ट पास्ट होता है। खैर, अब तब हम रूबेन के विजन के अंदर किसी को मरते हुए देखते हैं और उस गुस्से में किसी को पियानो तोड़ते हुए भी नोटिस करते हैं। लेकिन अब रूबेन जैसे तैसे खुद को शांत करने की कोशिश करता है और उसके बाद नोट्स बनाने लगता है और जल्दी से एक म्यूजिक लिख देता है। इसके बाद जब रूबेन उस म्यूजिक को लेकर पास के ही एक चर्च में जाता है तो उसको पता चलता है कि ऐसा प्रेयर्स ये जो प्रेयर्स है वो चर्च में नहीं गाई जाती। अब रूबेन के फादर अब वहां पे रूबेन से एक फादर शुरुआत में तो चर्च के फादर जो होते हैं वो शुरुआत में तो रूबेन से काफी अच्छे से बात करते हैं, लेकिन जैसे ही उनको ये बात पता चलती है कि वो होली एंजल्स से आया है तो वो तुरंत ही उसे वहां से जाने के लिए कह देते हैं। उसके हिसाब से सच में वहां किसी ना किसी शैतान का साया था। रूबेन तब परेशान होकर वहां से अपनी कार में आ जाता है, जहां पर कुछ सोचने के बाद वो फ्रीक्वेंसी को अपनी कार में ही सेट करने लगता है, जिसके बाद तुरंत ही उसकी गाड़ी उसको अपने आप कहीं पर ले जाने के लिए इंडिकेटर शो करने लगती है। वो जंगल में एक आदमी के पास पहुंच जाता है जो कि कॉफिन्स बनाने का काम करता था। अब उसको वो म्यूजिक नोट्स दिखाता है, लेकिन अब रूबेन को होली एंजल्स के बारे में सारी बात पता चलती है। असल में 34 साल पहले ये धुन डॉक्टर डायना ने बनाई थी और ये नोट्स उन्होंने ही लिखे थे। वो कॉलेज के चेयरपर्सन डॉक्टर डैनियल की बीवी थी और हर संडे वो चर्च में जाया करती थी, जहां पर एक दिन कोई मेंटली गिफ्टेड बच्चे को छोड़कर चला गया था। तब डायना ने उस बच्चे को पालने का फैसला किया। ऐसा करते करते उसके पास में 42 यानी कि 42 मेंटली गिफ्टेड बच्चे हो गए थे, जिनको उनके घर वालों ने डिसेबल होने की वजह से त्याग दिया था। पर डायना ने उनको बहुत ही प्यार से पाला पोसा। उसको खुद को भी नहीं पता चला कि कब वो डॉक्टर डायना से कब मदर डायना बन गई। सब बच्चे इस चर्च में रहा करते थे, जहां पर अब लाइब्रेरी थी। ये सारे बच्चे बोल नहीं सकते थे, पर उनके पास कम्युनिकेट करने का इकलौता मीडियम जो था वो म्यूजिक था। डायना उन सब बच्चों को काफी अच्छे से रखा करती थी और उनको म्यूजिक भी सुनाया करती थी, जिसका उन बच्चों पर काफी ज्यादा पॉजिटिव असर पड़ा था। इसके चलते सब लोग डायना की बहुत तारीफ करते हैं। पर एक दिन अचानक ही वो सब बच्चे कॉलेरा से पीड़ित हो गए और उनकी मौत हो गई। डायना ने उन बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उनको बचा नहीं पाई। इससे डायना टूट जाती है और उसके बाद से वो किसी को भी कहीं पर नहीं दिखी। अब उसके बारे में सिर्फ डॉक्टर डैनियल को पता हो सकता था। कॉफिन बनाने वाले को ये सारी बातें इसीलिए पता थी क्योंकि उसने ही बच्चों के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और कॉफिन बनाए थे और उन सब बच्चों की लाशों को वहीं पास में दफनाया गया था। रूबेन को सबसे बड़ी बात ये समझ नहीं आ रही थी कि एकदम से ही सारे के सारे बच्चों को एक साथ कॉलेरा कैसे हो गया। इसीलिए वो बच्चों की बॉडीज को निकालकर उनका पोस्टमार्टम करवाना चाहता था, लेकिन कॉफिन बनाने वाला ऐसा करने से मना कर देता है। अब आरोग्यम से बात करके रूबेन को पता चलता है कि डॉक्टर डैनियल 3-4 साल में सिर्फ एक बार ही कॉलेज आते हैं, और रूबेन को ये समझ नहीं आ रहा था कि अगर 3-4 सालों में वो बच्चों की आत्माएं एक्टिव नहीं हुई तो अचानक से एक्टिव कैसे हो गई। याद है अवंतिका के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते वक्त उसको पता चला था कि यहाँ पर भी 42 आत्माएं हैं जो कि बच्चों की ही थी, जो अचानक से सक्रिय हो गई है। फिर हम एक और झलक उस मैक्सिकन शेमन की देखते हैं जो यहाँ शायद चमगादड़ों को कंट्रोल कर रही थी। मीनवाइल रूबेन अवंतिका से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहां पर वो उसको सारी बात बताता है और रूबेन की बातों से हम जान पाते हैं कि उसको म्यूजिक पसंद नहीं है, क्योंकि बचपन में उसकी माँ काफी अच्छा म्यूजिक बजाया करती थी और उसने रूबेन को भी सिखाया था। लेकिन एक समय पर उसकी माँ की तबीयत काफी खराब हो गई थी और रूबेन के पिता ने उसे कहा था कि वो माँ का ध्यान रखे। पर रूबेन जो था वो अपने रूम में पियानो की धुन बजाने में व्यस्त था और तभी उसकी माँ का ऑक्सीजन खत्म हो गया। उसकी माँ ने उसको बुलाने की भी काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो उनकी आवाज नहीं सुन पाया और उसकी माँ की मौत हो गई। उस दिन के बाद रूबेन ने म्यूजिक से नफरत करने लगा। उसने अपने पियानो को भी तोड़ दिया और अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार वो खुद को मानता था। एक समय पर सोते वक्त उसको अपनी माँ के विजन्स आए, जिसमें उन्होंने समझाया कि रूबेन की कोई गलती नहीं थी।
तब से रूबेन का थोड़ा गिल्ट कम हुआ और उसने डिसाइड किया कि वो एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बनेगा और सबकी हेल्प करेगा। लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी पियानो को हाथ नहीं लगाया। अवंतिका ये कहती है कि वो उसके दुख को समझ सकती है, और क्योंकि अब उसको अकेला रहने में काफी डर लग रहा था, इसीलिए रूबेन हॉस्पिटल में उसके पास रहने का फैसला करता है। यहीं से सीन सीधा कॉफिन वाले व्यक्ति पर आता है, जो कि कहीं ना कहीं रूबेन की बात को समझ रहा था और उसको लग रहा था कि ये बच्चे इंसाफ डिजर्व करते हैं। और क्योंकि वो जानता था कि रूबीन के इरादे गलत नहीं है, इसलिए वो एक बच्चे की बॉडी को निकालने के लिए कब्र खोदता है। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि वहां पर कोई बॉडी थी ही नहीं, सिर्फ एक जार था, जिससे हमें समझ आता है कि यहाँ पर किसी तरह का जादू टोना किया गया है। तभी अचानक से उसको भी चमगादड़ों की आवाज आने लगती है, यानी कि जो कुछ भी था वो चमगादड़ों की आवाज से ही रिलेटेड था। और तभी हम देखते हैं कि अचानक से कोई उस पर हमला कर देता है। मीनवाइल अवंतिका जब सो रही थी तब उसको विजन आते हैं कि जब वो एक हॉस्पिटल में एक पेशेंट का इलाज कर रही थी, उसके देखते ही उसकी बॉडी अकड़ जाती है, लेकिन जैसे तैसे रूबिन उसको संभाल लेता है। तभी अवंतिका कुछ बोलती है, लेकिन रूबिन वो समझ नहीं पाता। होश में वापस आने के बाद अवंतिका बताती है जिस पेशेंट को उसने अभी विजन में देखा था वो इसी हॉस्पिटल के आईसीयू में है। बात की गंभीरता समझकर रूबिन तुरंत ही अवंतिका की जो वॉइस रिकॉर्डिंग उसने की थी वो दीपक को भेज देता है, ताकि वो उसको डिकोड कर पाए, और खुद अवंतिका के साथ आईसीयू वार्ड की तरफ जाता है। लेकिन वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि पेशेंट वहां नहीं है, क्योंकि ये पेशेंट कोमा में थी और कहीं आ जा नहीं सकती थी। इसीलिए अवंतिका और रूबेन सोचने लगते हैं कि वो कहाँ गई होगी। तभी अचानक से रूबेन को कुछ आवाज आने लगती है, जो स्पिरिट्स कर रही थी और रूबेन को गाइड कर रही थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए। मुझे ऐसा फील होता है कि बच्चों की स्पिरिट्स पक्का कुछ बताने की कोशिश कर रही थी उसको, जो यहाँ पर बहुत साल पहले कुछ भयानक हो चुका था। उसके उनका पीछा करते हुए जब रूबेन एक कमरे के बाहर पहुंचते हैं, तो कमरे के बाहर की लाइट जो होती है वो फ्लिकर करने लगती है। इसीलिए रूबेन समझ जाता है कि उसके अंदर ही जाना है। अंदर जाने पर उन्हें वहां पर एक जेनिफर नाम की पेशेंट मिलती है, जो कि कोमा में थी। जेनिफर पिछले 5 साल से कोमा में थी और अवंतिका ने उसका इलाज 2 महीने पहले अपनी प्रैक्टिस के दौरान किया था। पर सीनियर डॉक्टर के एनेस्थेसिया लगाने की वजह से वो फिर से एक बार कोमा में चली गई थी। अब अवंतिका ने उन्हें ऐसा करने से मना भी किया था, लेकिन डॉक्टर ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। पर अब रूबेन को सारा मांजरा आ जाता है। असल में ये लेडी जो जेनिफर है वो जेनिफर है ही नहीं, बल्कि खुद डायना थी, जो पिछले इतने सालों से गायब थी, जिसको असल में नाम बदलकर जानबूझकर वहां पर रखा गया था, और वो पिछले 34 साल से कोमा में ही थी। इसलिए इन बच्चों की आत्मा इनएक्टिव हुई। लेकिन 2 महीने पहले जब अचानक से डायना होश में आई तो बच्चों की आत्मा सक्रिय हो गई। और सब और सबसे शॉकिंग बात की 6 तारीख को डायना होश में आई थी और 10 तारीख को ही मुकेश की मौत हो गई। इसका सिंपल सा रीजन यही था कि दीपक, श्वेता और मुकेश की भी ड्यूटी बाद में डायना के लिए लगाई गई थी, जिसको सब जेनिफर समझा करते थे। और उस समय असल में उन्होंने उसके बारे में काफी ज्यादा उल्टी सीधी बातें करी थी और बिना कुछ सोचे समझे उसको बारी बारी से एनेस्थेसिया दे दिया था। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर उन्होंने उन्होंने अनएथिकल काम करा था। उनको पता था कि उससे डायना को तकलीफ हो सकती है, लेकिन उन्होंने फिर भी बिना कुछ सोचे समझे जानबूझकर उसको एनेस्थेसिया दिया, जिसके चलते उन्होंने बच्चों की आत्मा उनसे गुस्सा हो गई और उन तीनों की जान ले ली। खैर, तभी रूबेन को लग रहा था कि डायना असल में जिंदा है ही नहीं, क्योंकि एनेस्थेसिया के ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जानी चाहिए थी और जानबूझकर उसको जिंदा दिखाने की कोशिश करी जा रही है। इनफैक्ट आपको एक बात याद भी होगी कि लाइब्रेरी के पास में दीपिका, श्वेता और मुकेश की फोटो जो उन्होंने खींची थी, उनके अंदर कोई चौथा इंसान भी था, तो हो सकता है कि वो बच्चों में से ही किसी एक की स्पिरिट होगी। खैर, अब रूबेन जो होता है वो डायना के शरीर पर लगे हुए इक्विपमेंट्स को हटाने की कोशिश करने लगता है और अवंतिका जो होती है वो उसको रोकने लगती है। तभी कहीं से एक गार्ड आकर पीछे से रूबेन पर हमला कर उसको बेहोश कर देता है। अब आगे हॉस्पिटल वालों ने रूबेन के ऊपर जेनिफर यानी कि डायना को मारने की कोशिश करने के लिए केस कर दिया था। अब रूबेन को तब पुलिस वाले को रूबेन बहुत समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि डायना जिंदा है ही नहीं, लेकिन पुलिस वाला उसकी बातों को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। यानी कि किसी को अभी तक पता ही नहीं था कि ये जेनिफर है, क्योंकि पिछली और पुलिस वाले को अपनी पिछली बेइज्जती का बदला भी रूबेन से लेना था, तो वो उसको रूबेन को वो चाटा मार देता है। लेकिन उसके बाद ही अचानक से पुलिस वाले के कान हाइपर एक्टिव हो जाते हैं और उसको भी वहां पर चमगादड़ों की आवाज आने लगती है बार बार से, और वो
उसी समय उसके कान के पर्दे एकदम से फट जाते हैं और उसको हॉस्पिटल भर्ती करवाना पड़ता है। और ये सब वहां पर किसी इनविजिबल शक्ति की वजह से हो रहा था। खैर डॉक्टर भी अब खुद उसकी ये हालत देखकर हैरान थे। अब रूबिन को भी छोड़ दिया जाता है और वो आरोग्यम के साथ कॉफी कॉफिन बनाने वाले आदमी से मिलने के लिए जाता है, जहां पर जाकर उसको पता चलता है कि उस आदमी की भी मौत किसी बुरी शक्ति की वजह से हो चुकी है। अब रूबीन को वहां पर वो जार मिलता है जो कि कॉफिन वाले बंदे ने जमीन से निकाला था, जहां पर कोई भी बॉडी नहीं थी, कोई भी बच्चे की बॉडी नहीं थी। इसके अंदर रूबिन सब समझ जाता है कि ये सारी चीजें किसी मैक्सिकन मैजिक की वजह से हो रही है। पर जब रूबिन उस मैजिक के बारे में और ज्यादा पता करने के लिए उस जार को लेकर अपनी कार से कहीं जा रहा होता है, तभी अचानक से उसकी कार ऊपर काफी सारे चमगादड़ आ जाते हैं। इसके बाद उसके हाथ में रखा हुआ जो जार है वो अपने आप ही जल जाता है, यानी कि मैक्सिकन शेमन और उसके साथ जो कुछ भी जुड़ा हुआ था वो ये चाहते ही नहीं थे कि ये चीज कभी बाहर आए। खैर वहीं हम डीन को देखते हैं, जिसके ऊपर अब प्रेशर बनाया जा रहा था कि वो किसी तरह से डैनियल को यहाँ पर बुलाए, ताकि डैनियल ये बात कंफर्म कर सके कि डायना सच में जिंदा है या भी नहीं। पर डीन इस बात के लिए कंफर्म होता है कि डैनियल अब पूरी तरह से फॉरेन में शिफ्ट हो गया है और वो डीन की मौत पर ही अब वहां पर आने वाले थे। अब उस समय डीन के रूम में भी कोई इनविजिबल शक्ति ये बात सुन रही थी और थोड़ी देर के बाद ही हम देखते हैं कि उस डीन के कान भी हाइपर एक्टिव हो चुके हैं और एट लास्ट उसको दिल का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। इसकी खबर सुनते ही डैनियल तुरंत ही मुन्नार में आ जाता है और उन्हें डायना के जिंदा होने की कंफर्मेशन भी उन्होंने दे दी थी, यानी कि यहाँ पर बिल्कुल सच बात थी, डायना अभी भी जिंदा है, पर वो अब उसको इसी तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर नहीं रखना चाहते थे। लेकिन तभी वो देखते हैं कि डायना को एनेस्थेसिया दिया जा रहा था, जो कि काफी अजीब बात थी। और डैनियल खुद भी डॉक्टर थे, तो उनको ये बात समझ में आ जाती है कि कोमा के पेशेंट को एनेस्थेसिया देने का कोई भी मतलब नहीं होता। वहीं रूबेन को भी सब कुछ समझ आ गया था। असल में ऐसा जैसा लग रहा था कि डायना जिंदा नहीं है, वो बस उसकी वजह से, क्योंकि डायना के शरीर में उसकी आत्मा थी ही नहीं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि डायना असल में आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर रही थी। डायना को जबरदस्ती एनेस्थीसिया दिया जा रहा था, इसलिए उसकी बॉडी को ये सहन नहीं हो पाया और उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर निकल गई, जो कि अब मरे हुए बच्चों को देख सकती है, उनके साथ वो रहती है, उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश कर रही है। और वो इसी होप ने उसको जिंदा रखा है कि वो कहीं कभी ना कभी तो इन बच्चों को इंसाफ जरूर दिखाए दिलाएगी। मतलब कि उसका शरीर अभी भी जिंदा है, लेकिन सिर्फ उसकी आत्मा उसके शरीर से बाहर है। वहीं हम उसी डॉक्टर को देख पाते हैं जिसने डायना को एनेस्थेसिया दिया था, और वो अभी किसी डॉक्टर एन डैनियल को कॉल करता है। और ये वो डैनियल नहीं है, डॉक्टर एन डैनियल, जो कि उसको डैनियल को जल्दी से जल्दी खत्म कर डायना को जल्दी से जल्दी खत्म करने के लिए कह रही थी। और ये एक फीमेल थी। इसको सुनकर अब डायना का लाइफ सपोर्ट सिस्टम वो डॉक्टर हटाने ही वाला था, तभी उसको डायना का ही कॉल आता है। जी हाँ, जिसको देखकर डॉक्टर के पसीने छूटने लगते हैं। और जैसे ही वो कॉल उठाता है तो वहां से क्रीपी आवाज आने के बाद फोन के ब्लास्ट होने की वजह से डॉक्टर की भी मौत हो जाती है। और तब तक हॉस्पिटल के अंदर अवंतिका और रुबेन भी आ गए थे। वो डायना को जल्दी से अपने साथ लाइब्रेरी के अंदर ले जाने लगते हैं, जहां पर ही बच्चों की आत्मा डायना के साथ हो सकती थी। तभी उन्हें दीपक का कॉल आता है, जिसकी बातों से हम जान पाते हैं कि अभी रिसेंट में ही वॉइस जो बच्चों की तरफ से सुनाई दी थी, उसके अंदर बार बार नैन्सी डैनियल का नाम सुनाई दे रहा था, जो कि असल में डॉक्टर डैनियल की दूसरी बीवी थी। जी हाँ, और उसने ही यही सारी चीजें करी थी। वहीं हम डॉक्टर डैनियल को देख पाते हैं, जो कि घर जाकर समझ चुका था कि ये सब किसने किया है, और इसीलिए वो नैन्सी की एक किताब पढ़ने लगता है, जिसके अंदर उसने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में लिखा हुआ था। तब तक नैन्सी खुद भी वहां पर एक पॉइजन का इंजेक्शन लेकर आ चुकी थी, जो वो डैनियल को लगा देती है। दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। उसकी बातों से हमें पता लगता है कि 34 साल पहले डायना बस अपनी म्यूजिक थेरेपी की वजह से काफी ज्यादा नाम कमा रही थी। अब इस चीज को नैन्सी काफी ज्यादा जेलस रहा करती थी,
और उसने बच्चों पर एक नया तरीके का एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। उसने वैम्पायर बैट्स के ऊपर मैक्सिकन सेमन की मदद से एक रिचुअल करवाया और उसके उसका अल्ट्रासोनिक वेव्स की मदद से बच्चों को सबसे छुपाकर एक एक्सपेरिमेंट में डाल दिया। अब बेशक है ये 42 बच्चे, यानी कि 42 बच्चे डायना के लिए उसकी जान थे, लेकिन नैन्सी उन्हें सिर्फ एक लैब रैट की तरह यूज कर रही थी। एक्सपेरिमेंट उन्हीं 42 बच्चों पर हो रहा था। ऑब्वियस सी बात है, डैनियल की दूसरी बीवी होने के नाते उसके पास सारी चीजों का एक्सेस था, और जिस डॉक्टर एन डैनियल नाम की लेडी का फोन आया करता था वो यहाँ पर नैन्सी ही थी। अब होता ये है कि अल्ट्रासोनिक वॉइसेस की वजह से बच्चों को काफी दर्द होता है, और अल्ट्रासोनिक वॉइसेस की वजह से ही उनकी जान चली गई थी। एक बच्चे को हम मरते हुए देखते भी है, जिसके सामने रिफ्लेक्शन की वजह से चर्च के अंदर वही सिंबल बन रहा था जो कि हमने काफी सारे लोगों के ऊपर, जैसे कि मुकेश के ऊपर भी देखा था। इनफैक्ट अवंतिका ने भी वही सिंबल बनाया था। बात रही ये सिंबल क्या दर्शाता है, तो हमेशा से ये बच्चे और उनके स्पिरिट्स कॉन्शियस और फ्रीडम चाहते थे, जिसका ही ये सिंबल बार बार बन रहा था। एटलीस्ट मूवी से मुझे तो यही समझ में आ रहा था। यही रीजन था कि ये जो स्पिरिट्स होती है बच्चों की, वो बदले लेने के लिए इसी तरह की वेव्स का, चमगादड़ों की आवाज का और अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए इन सब चीजों का यूज करा करती थी। अब डायना को उसी वक्त ये बात पता चल गई थी, और इसीलिए नैन्सी ने उसको बहुत बुरी तरह से मारा था, पर वो मरने की बजाय कोमा में चली गई। जिसके बाद शेमन ने उसे सजेस्ट किया कि डायना को जिंदा ही रहने दो, क्योंकि अगर वो मर गई तो बच्चों की आत्मा उसके साथ बदला जरूर लेगी। एक रिचुअल करके उन्होंने एक जार में बैट को रखा था, यानी कि चमगादड़ को ही उन बच्चों की डेड बॉडीज के साथ गाड़ दिया गया था। ये वही जार था जो हमें स्टार्टिंग में मिला था। रीजन यही था कि सब चीजों के बारे में, नैन्सी के बारे में किसी को भी कभी पता ना चल सके। उसके उस जार के ऊपर एक तरह का जादू भी करा गया था, जिसके चलते वो अपने खुद फट गया और जल भी गया। यही ही सेम चीज रूबेन के सामने हुई थी, क्योंकि अगर कोई भी बच्चे की बॉडीज तक बाद में बॉडीज तक कोई पहुंच जाता तो सब कुछ सामने आ सकता था। और सच यही था कि बच्चों की मौत कॉलेरा की वजह से नहीं हुई थी, बल्कि अल्ट्रासोनिक वेव की वजह से हुई थी। उस वक्त पर ही नैन्सी अल्ट्रासोनिक वेव के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रही थी। इसीलिए रिचुअल करके बच्चों की बॉडी को सेव कर दिया गया था, ताकि अगर कोई भी उनकी बॉडी तक जाने की कोशिश करे तो उसको वो जार मिले और उससे उसकी मौत हो जाए। लेकिन रूबेन बच गया था। ऑब्वियस सी बात है, उस स्पिरिट्स ने उसको बचा लिया होगा। इसीलिए कॉफिन बनाने वाला आदमी जब बच्चों को निकालने की कोशिश कर रहा था तो उसकी मौत हो गई। अब नैन्सी के मारने की वजह से डायना को गहरी चोट लग गई थी, जिसकी वजह से वो कोमा में चली गई। लेकिन अब अवंतिका के सही इलाज की वजह से कोमा से बाहर आने लगी थी। इस वजह से ही नैन्सी ने उस डॉक्टर को कहा था कि डायना को फिर से कोमा में भेज दिया जाए, यानी कि उसको एनेस्थेसिया देने के लिए। उसके बाद उस डॉक्टर ने अपने जूनियर्स मुकेश, श्वेता और उसकी फ्रेंड को कहा था कि वो भी ऐसा ही करते रहें। उन्होंने अपने नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा किया। बेसिकली ये सब मस्ती करना चाहते थे, उनको डायना से कोई मतलब नहीं था। खैर, तब नैन्सी की बातें सुनकर डैनियल को काफी बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं सकता था, और जहर की वजह से उसकी वहां पर तुरंत मौत हो जाती है। वहीं अवंतिका और रूबीन कुछ यंत्रों को लाइब्रेरी में ही लगाकर डायना को उसकी बॉडी के अंदर वापस आने के लिए बोलते हैं, क्योंकि वो जानता था कि बदला लेने से कुछ नहीं होगा। बच्चों को अगर मुक्ति दिलवानी है तो उसको अपनी बॉडी में वापस आना ही पड़ेगा। डायना ऐसा करना भी चाहती थी, लेकिन एक बच्चे की स्पिरिट उसको ऐसा करने से रोक देती है, और अपनी मौत की वजह से, अपने ममता की वजह से डायना अपने शरीर में वापस नहीं जाती। इतने में ही वहां पर नैन्सी खुद आ जाती है कि अब वो डायना को खत्म करना चाहती थी। तब अवंतिका और रूबेन उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नैन्सी के आदमी उनके ऊपर हमला कर देते हैं। अवंतिका को नैन्सी खुद मार रही थी, और बच्चों की स्पिरिट तब तक उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रही होती है। पर नैन्सी ऑलरेडी अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में काफी जानती थी, इसलिए वो एक नॉइज कैंसिलेशन डिवाइस पहन कर आई थी, जिससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो एक दूसरे डिवाइस की मदद से एक बहुत खतरनाक अल्ट्रासोनिक वेव्स क्रिएट करके काफी सारी चमगादड़ों को बुला लेती है। एंड आई बिलीव कि ये मॉर्बिस की बहन तो नहीं है। खैर, अब ये जो बैट्स है वो डायना, अवंतिका और रूबेन के ऊपर हमला कर देते हैं। अब हम देख पाते हैं कि क्रॉस नॉइज की वजह से स्पिरिट वर्ल्ड के अंदर भी उन बच्चों को चमगादड़ से काफी दिक्कत हो रही थी। नैन्सी जब डायना को पॉइजन वाला इंजेक्शन लगाने ही वाली होती है, तब रूबेन पास रखे हुए पियानो को देखता है, और जैसे तैसे अपने डर को काबू करके उस पियानो पर डायना की धुन बजा देता है। इससे बच्चों को हिम्मत मिलती है, और वो नैन्सी के साथ बैट्स को वहां से भगा देते हैं।
अब तक डायना को भी समझ आ गया था कि उसको अपने शरीर में वापस आना ही होगा। वो जल्दी से अपने शरीर के अंदर वापस आ जाती है और नैन्सी की इंजेक्शन लगाने से पहले ही उसका हाथ पकड़ लेती है। नैन्सी का डिवाइस भी गिर चुका था, जिससे बच्चों को मौका मिलता है और वो बहुत ही ब्रूटली नैन्सी को मार देते हैं। नैन्सी का शरीर पूरी तरह से अकड़ जाता है और तुरंत ही उसकी मौत हो जाती है। उसकी डेड बॉडी भी डिकम्पोज हो जाती है। आप अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि स्टार्टिंग में जो लोग मारे गए थे उनकी बॉडी डिकम्पोज एकदम से क्यों हो रही थी, क्यों अकड़ रही थी, क्योंकि ये सब इन बच्चों का ही किया जा रहा था। खैर, कुछ ही दिनों बाद हम देखते हैं कि डायना ने फिर से ही चर्च में आना शुरू कर दिया है और वो वापस से डिसेबल बच्चों को रखना चाहती है और उनको उनका इलाज करना चाहती है म्यूजिक थेरेपी से। रूबेन को भी ये देखकर काफी अच्छा लगता है। कहानी के आखिरी सीन में हम अवंतिका से बात करते वो वहां से रूबीन अवंतिका से बात करते हुए वहां से जाने लगता है। उसके बाद हम काफी सारे हॉस्पिटल, चर्च और यूनिवर्सिटीज की फोटोज देखते हैं जहां पर कुछ महान लोगों ने काफी सारे डिसेबल बच्चों की हेल्प करी थी। और बूम, इसी के साथ शब्दम मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी क्राइम दरबार से। ऐसे ही डार्क, थ्रिलिंग और सस्पेंस फील्ड केसेस के लिए और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। और याद रखिए, हर जुर्म के पीछे छुपी होती है एक कहानी जो सामने आने का इंतजार कर रही होती है। मिलते हैं अगले मूवी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे अलर्ट, बाय।